Question number 8. Following is the profit and loss account of Chandan for the year ended 31st March 2022. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसलिए नेट प्रॉफिट एट डिसअलाउड एक्सपेंसेस लेस डिसअलाउड इनकम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट भी हैं, तो पहले हम एडजस्टमेंट देख लेते हैं और मार्क कर लेते हैं, ताकि जब जो भी एडजस्टमेंट दिया हुआ है जिससे रिलेटेड वो जब पीएल में आएगा तो हम वहीं पे उसको देख लेंगे। तो एडजस्टमेंट में आपका सबसे पहला है कि सैलरीज इंक्लूड 12,000 रुपीज़ पेड टू वर्कर्स एम्प्लॉयड होम। तो ये सैलरी से रिलेटेड है, इसलिए आप सैलरी को मार्क कर लो। फिर दूसरा एडजस्टमेंट दे रखा है यहाँ पे डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन के पे मार्क कर लो आप। तीसरा है आपका लीगल एक्सपेंसेस, तो लीगल एक्सपेंसेस जहाँ पे है उसको आप मार्क कर लो। लीगल एक्सपेंसेस के बाद फोर्थ पॉइंट दे रखा है जनरल एक्सपेंसेस, तो आप यहाँ पे जनरल एक्सपेंसेस को मार्क कर लो। उसके बाद है लास्ट बैड डेप्ट रिकवर, तो बैड डेप्ट रिकवर को भी आप लोग मार्क कर लो। अब हम पढ़ते हैं इसको। तो ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। अब जितने भी इधर नेट प्रॉफिट में क्या ऐड होता है, डिसअलाउड एक्सपेंसेस, यानी कि वो एक्सपेंसेस जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है मगर डेबिट किए गए हैं। तो सैलरी से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट है। अगर एडजस्टमेंट ना होता, यहाँ सिर्फ सैलरी लिखा है, तो वो तो हम मानते हैं कि बिजनेस का स्टाफ को दिया होगा इसलिए अलाउ, लेकिन इससे कुछ एडजस्टमेंट है। तो पहला एडजस्टमेंट है सैलरीज इंक्लूड 12,000 रुपीज़ पेड टू द वर्कर्स एम्प्लॉयड एट होम। मतलब कि ये 3,30,000 रुपये जो टोटल सैलरी है उसमें से 12,000 रुपीज़ पे किया गया है सैलरी जो वर्कर इनके घर पे एम्प्लॉय हैं, यानी कि पर्सनल काम के लिए हो गया 12,000, तो ये हो जाएगा ऐड। तो 3,30,000 में से 12,000 रुपीज़ जो है वो ऐड होगा। बाकी जो है उसके बारे में कुछ नहीं मेंशन है, इसलिए हम मानेंगे कि वो बिजनेस का है। तो 12,000 रुपीज़ आप नेट प्रॉफिट में ऐड कर दोगे। उसके बाद 2 ऑफिस एक्सपेंसेस, इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया तो हम मानेंगे कि ये बिजनेस से रिलेटेड है, अलाउड हो जाएगा। उसके बाद 2 डेप्रिसिएशन 28,000, इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है। डेप्रिसिएशन इंक्लूड्स ₹6,000 बीइंग अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ऑफ अर्लियर ईयर्स। अब यहाँ पे लिख दिया अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। भाई देखो, अगर एक डेप्रिसिएशन पीएल में लिखा हो और एक एडजस्टमेंट में, तो हम पीएल वाला ऐड करते थे और डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट वाला लेस करते थे। यहाँ पे अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन लिखा है, तो पहले अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का आप मतलब जानो। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जब कभी भी किसी फाइनेंशियल ईयर में एक एसएससी, जिसका जो भी टैक्स पे करता है एसएससी, उसके पास इतना प्रॉफिट नहीं है कि वो अपने डेप्रिसिएशन के खर्चों को कवर कर पाए, तो उतना जो डेप्रिसिएशन है वो अनयूटिलाइज डेप्रिसिएशन ही अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन हो जाता है। कहने का मतलब कि इनका जो प्रॉफिट होता है वो डेप्रिसिएशन से जब कम होने लगता है, तो जितना अमाउंट प्रॉफिट से ज़्यादा आ रहा होता है उतने को ये अनयूटिलाइज डेप्रिसिएशन हो गया हमारा, तो उसको अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन बना देते हैं। अब अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है उसका ट्रीटमेंट ये होता है कि या तो किसी पीजीबीपी यानी कि इनकम फ्रॉम बिजनेस को छोड़ के और भी जो हेड हैं उसमें आप सेट ऑफ कर सकते हो, उसमें इसको मैनेज कर सकते हो, या फिर इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आगे के साल के लिए। तो यहाँ आंसर आपको पता चल रहा होगा, बिफोर डिडक्टिंग अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। यहाँ इसका मतलब यहाँ पे ये कैरी फॉरवर्ड ही माना है, तो और अभी आप इसको कैरी फॉरवर्ड ही मान के चलो, क्योंकि ये आगे के कितने भी साल आगे ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। इसलिए इस डेप्रिसिएशन से हमको कोई मतलब नहीं, ये आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब कि जो डेप्रिसिएशन पीएल में लिख रखा है यहाँ पे 28,000, ये फुल्ली अलाउ हो जाएगा। टू जीएसटी कुछ नहीं, जीएसटी हमेशा बिजनेस से रिलेटेड होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो अलाउड हो गया। लीगल एक्सपेंसेस भाई इससे एडजस्टमेंट है इससे रिलेटेड, तो वो पहले देख लेते हैं। लीगल एक्सपेंसेस इंक्लूड ₹2,000 पेड टू द लॉयर इन कनेक्शन विद द पर्सनल केस। कहने का मतलब कि ये जो लीगल एक्सपेंस 16,000 रुपये है, इसमें से 2,000 रुपये जो लीगल एक्सपेंस है वो इनके लॉयर को इन्होंने पे किया है किसी पर्सनल केस से रिलेटेड। तो पर्सनल वाला हमेशा ही डिसअलाउड रहता है, तो ये भी ऐड हो जाएगा। यानी कि ये लीगल एक्सपेंसेस में 16,000 में से केवल 2,000 रुपीज़ जो है वो ऐड होगा। बाकी जो 14,000 है वो बिजनेस से रिलेटेड लीगल खर्चे मानेंगे हम। इनकम टैक्स हमें ये पर्सनल है इसलिए डिसअलाउड रहता है हमेशा, ये ऐड कर देंगे।
टू एक्सपेंसेस ऑन द एक्विजिशन ऑफ पेटेंट्स राइट। भाई पेटेंट खरीदने के लिए, पेटेंट के एक्विजिशन के लिए जो खर्चा है, यानी कि एक एसेट इन्होंने खरीदा है, एनी एसेट डेबिटेड इन पीएल अकाउंट, कोई भी एसेट अगर पीएल में डेबिट कर दिया गया है तो उसको तो आपको ऐड करना ही होगा, क्योंकि पेटेंट एक एसेट है और ये बैलेंस शीट का पार्ट है, इसीलिए 24,000 रुपीज़ आप ऐड कर लोगे सीधे सीधे। दूसरी चीज़, पेटेंट एक इंटेंजिबल एसेट है और जब कभी भी एसेट हम लेते थे तो उसका डेप्रिसिएशन भी लेस करते थे, लेकिन वो तब करते हैं जब यहाँ पीएल अकाउंट में कहीं भी चार्ज ना हुआ हो, और चार्ज हुआ भी हो तो वहाँ मेंशन हो कि इस पे पेटेंट पे डेप्रिसिएशन ना लगाओ। तो भाई देखो, पहली चीज़ तो यहाँ पे तीसरे पॉइंट में डेप्रिसिएशन दे दिया गया। अगर कहीं एडजस्टमेंट में ये मेंशन होता कि ये जो डेप्रिसिएशन दिया हुआ है ये पेटेंट का नहीं है, बाकी सारे चीज़ों का है, तो आप इसका 25% डेप्रिसिएशन लेस करते, लेकिन यहाँ पे डेप्रिसिएशन दिया हुआ है और कुछ मेंशन भी नहीं है कि ये डेप्रिसिएशन किसका है, तो हम मानेंगे कि पेटेंट का भी डेप्रिसिएशन इस डेप्रिसिएशन में इंक्लूडेड है, इसीलिए इसका आप डेप्रिसिएशन यहाँ पे लेस नहीं करोगे। टू डोनेशन इन कैश 4,000 रुपीज़, डोनेशन डिसअलाउड एक्सपेंस है इसलिए ऐड हो जाएगा, बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता ये। रिपेयर कुछ नहीं गिवन है इसलिए बिजनेस से रिलेटेड मानेंगे और अलाउ कर देंगे इसको। टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, कोई भी प्रोविजन है तो वो डिसअलाउड होता है पूरा, तो इसीलिए 6,000 रुपीज़ आप ऐड कर लोगे। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट के बाद दे रखा है जनरल एक्सपेंसेस 24,000 रुपीज़। ऐसे तो जनरल एक्सपेंस बिजनेस का मानते हैं, अलाउ रहता है, लेकिन यहाँ पे इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट दे रखा था। जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड 8,000 एज कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर फंड। जो जनरल एक्सपेंस है आपका 24,000 रुपीज़, उसमें से 8,000 रुपीज़ जो है वो है स्टाफ वेलफेयर फंड के लिए। और हमने फॉर्मेट के वक्त पढ़ा था कि कोई भी प्रोविज़न रिजर्व फंड फुल्ली डिसअलाउड रहता है, तो स्टाफ वेलफेयर फंड में 8,000 रुपये गए हैं तो वो फुल्ली डिसअलाउड रहेगा, ऐड हो जाएगा 8,000 रुपये। तो आप यहाँ पे लिख लोगे 8,000 रुपीज़ ऐड। नेट प्रॉफिट तो आप सबसे ऊपर लिखोगे, उसी में ये सब एड लेस करोगे। उसके बाद है बाय ग्रॉस प्रॉफिट, इससे मतलब नहीं, बाय बैड डेप्ट रिकवर्ड। भाई देखो, अगर बैड डेप्ट रिकवर सिर्फ ऐसे लिखा रहे या नॉट अलाउड लिखे तब तो हम सीधे सीधे इसको लेस कर देते हैं डिसअलाउड इनकम मान के, लेकिन इससे रिलेटेड पहले कुछ एडजस्टमेंट है वो देख लेते हैं। तो एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है आउट ऑफ बैड डेप्ट्स रिकवर्ड ओनली 8,000 वर अलाउड एज अ डिडक्शन अर्लियर। तो 8,000 रुपये अलाउड हुआ था एज डिडक्शन अर्लियर, और हमने पढ़ा है बैड डेप्ट रिकवरी से रिलेटेड। बैड डेप्ट रिकवरी में अगर लिखा हुआ है कि अलाउ एज डिडक्शन इन प्रीवियस ईयर, तो वो बिजनेस इनकम होता है, यानी कि अलाउ होता है। तो भाई आप देखो यहाँ पे टोटल बैड डेप्ट रिकवरी का अमाउंट है 20,000 रुपीज़। इसमें से यहाँ पे बोला गया है कि 8,000 रुपीज़ अलाउ हुआ था डिडक्शन के तौर पे पिछले साल, यानी कि 8,000 रुपीज़ तो अलाउ हो गया, बिजनेस का मान लेंगे, इसको छोड़ दो आप। तो 20,000 रुपीज़ टोटल था, 20,000 माइनस 8,000 रुपीज़, यानी कि 12,000 रुपये जो है वो नॉट अलाउड है। और जो नॉट अलाउड रहता है वही हम ऐड करते हैं, या नॉट अलाउड लिखा रहे या कुछ ना लिखा रहे। तो ये भाई 8,000 रुपये अलाउ बोला था, यानी कि 12,000 रुपये अलाउड नहीं है, तो फिर 12,000 रुपये को हम ऐड लेस कर देंगे। बाय डिविडेंड ग्रॉस 12,000, बाई डिविडेंड ये भी बिजनेस रिलेटेड नहीं है, दूसरे हेड का इनकम है, तो दूसरे हेड का इनकम होता है तो डिसअलाउड इनकम में वो लेस हो जाता है, इसलिए ये भी डिसअलाउड। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का है, दूसरे हेड का है, इसलिए डिसअलाउड इनकम हो जाएगा, तो अब इसको भी लेस कर देंगे। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाओगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस, फिर जो असेसमेंट ईयर चल रहा होगा हमारा हम वो लिखेंगे यहाँ पे, फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023। पीएल अकाउंट था इसलिए नेट प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगेगा। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 2,88,000 रुपीज़। नेट प्रॉफिट में आप ऐड करते हो डिसअलाउड एक्सपेंसेस, दोज एक्सपेंसेस विच आर नॉट रिलेटेड विद बिजनेस बट डेबिटेड इन पीएल अकाउंट, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं हैं मगर पीएल अकाउंट में डेबिट किए गए हैं। तो सैलरी
सैलरी में तो ऐसे तो अलाउ रहता है, लेकिन इसका एडजस्टमेंट दे रखा था। बोला गया था कि सैलरी में 12,000 रुपीज़ जो वर्कर घर पे एम्प्लॉय थे उनको दिया गया, यानी कि पर्सनल के लिए हो गया। तो आप लिखोगे सैलरी टू वर्कर्स एट होम, बिजनेस वाले तो अलाउ हो जाएंगे। तो टोटल अमाउंट तो था आपका 3,30,000, लेकिन उसमें से केवल 12,000 वर्कर जो घर पे थे उनका है, तो 12,000 रुपये डिसअलाउड। उसके बाद दिया हुआ है टू ऑफिस एक्सपेंसेस, तो अलाउड। डेप्रिसिएशन का हमने पढ़ ही लिया है, अलाउड होगा। अनअब्जॉर्ब जो डेप्रिसिएशन है उसको अब अभी हम कैरी फॉरवर्ड करके चलेंगे, मतलब यहाँ किसी के साथ भी सेट ऑफ नहीं करेंगे। अगर करना चाहते तो इनकम फ्रॉम बिजनेस छोड़ के किसी भी और हेड के साथ, जो और 4 हेड होते हैं उन सब के साथ आप सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन अभी आप कैरी फॉरवर्ड कर दो उसको कुछ नहीं करना है अभी। तो फिर जीएसटी ये भी अलाउड। लीगल एक्सपेंसेस ऐसे तो अलाउड रहता है बिजनेस से रिलेटेड, लेकिन लीगल एक्सपेंसेस एडजस्टमेंट में दे रखा था इन पर्सनल केस। भाई पर्सनल केस हो गया यानी कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो टोटल अमाउंट तो था लीगल एक्सपेंस का आपका 16,000, लेकिन उसमें से 2,000 रुपये पर्सनल केस था, इसीलिए 2,000 रुपीज़ डिसअलाउड। उसके बाद है आपका इनकम टैक्स, पर्सनल एक्सपेंस है ये, इस वजह से डिसअलाउड 14,000 रुपीज़। उसके बाद है एक्सपेंस ऑन एक्विजिशन ऑफ पेटेंट राइट्स, एक्सपेंस ऑन एक्विजिशन ऑफ पेटेंट राइट्स। पेटेंट है, एसेट है, तो ये बैलेंस शीट का पार्ट था, इसीलिए इसको आप हमेशा ऐड करोगे। बैलेंस शीट का पार्ट था और इसको डेबिट कर दिया गया है यहाँ पे। जब भी किसी बैलेंस शीट के पार्ट को यहाँ पे पीएल अकाउंट में डेबिट किया गया हो तो उसको आप ऐड करोगे। तो ये एसेट है, इसका अमाउंट दे रखा है 24,000। उसके बाद लिखोगे डोनेशन, तो ये भी पर्सनल है, डोनेशन इन कैश 4,000 रुपीज़ डिसअलाउड। उसके बाद है रिपेयर्स, बिजनेस का मानेंगे अलाउड। फिर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, एनी प्रोविजन इज़ गिवन इन पीएल अकाउंट डेबिट साइड, तो वो हमेशा ही आपका डिसअलाउड माना जाएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, कोई भी प्रोविजन हो तो ये आप 6,000 रुपये ऐड कर लेना। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट के बाद दे रखा है जनरल एक्सपेंसेस। ऐसे तो जनरल एक्सपेंस अलाउड रहता है, लेकिन यहाँ पे एडजस्टमेंट में लिखा है कि जनरल एक्सपेंस में इंक्लूड है 8,000 रुपये स्टाफ वेलफेयर फंड, स्टाफ वेलफेयर फंड, और एनी फंड रिजर्व, कोई भी फंड रिजर्व दिया हुआ है या प्रोविज़न, फंड रिजर्व प्रोविज़न तो फुल्ली डिसअलाउड रहता है। तो भाई यहाँ पे 8,000 रुपये स्टाफ वेलफेयर फंड में था तो वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद नेट प्रॉफिट दे रखा है तो उससे कोई मतलब नहीं, वो तो हम ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हैं। अब इन सबको हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 12,000 रुपीज़ प्लस 2,000 रुपीज़ प्लस 14,000 रुपीज़ प्लस 24,000 रुपीज़ प्लस 4,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000, ये हो गया आपका 70,000 रुपीज़। अब इसको आप नेट प्रॉफिट में ऐड करोगे 2,88,000 में, ये आ गया 3,58,000 रुपीज़। उसके बाद अब हम लेस करते हैं डिसअलाउड इनकम, दोज इनकम विच आर नॉट रिलेटेड विद बिजनेस बट क्रेडिटेड इन पीएल अकाउंट। कोई भी इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है मगर पीएल में क्रेडिट किया गया है, तो ग्रॉस प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं। बैड डेब्ट रिकवर में लिखा हुआ था कि एडजस्टमेंट में कि 8,000 रुपये अलाउ था, तो अलाउ वाला तो बिजनेस इनकम हो जाता है, तो टोटल 20,000 रुपीज़ था। तो पहले आप यहाँ लिखोगे बैड डेब्ट रिकवर, टोटल अमाउंट तो है 20,000 रुपीज़, लेकिन 20,000 रुपीज़ में से 8,000 रुपीज़ अलाउ एज डिडक्शन इन प्रीवियस ईयर हुआ, और जो अलाउ हुआ है यानी कि बिजनेस इनकम, तो बचा हुआ 12,000 रुपये डिसअलाउड, तो वो यहाँ पे लेस हो जाएगा। उसके बाद है डिविडेंड ग्रॉस, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है, इसी वजह से यहाँ पे लेस हो जाएगा आपका 12,000 रुपीज़। उसके बाद है रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट है, तो यहाँ पे लेस हो जाएगा 18,000 रुपीज़। बस डिसअलाउड इनकम इतने ही हैं। अब इन तीनों को ऐड करके आउटर कॉलम में लिखेंगे हम 12,000 प्लस 12,000 प्लस 18,000, ये हो गया आपका 42,000 रुपीज़। 42,000 को आप लेस करोगे 3,58,000 में से, ये हो गया 3,16,000 रुपीज़।
तो अब यही हो जाएगा हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस।